हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूजीसी एनटीए नेट और यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और तमाम जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तन से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं। ये व्याकरण के अंतर्गत भी शामिल किया जा सकता है। वैसे व्याकरण को लेकर मैंने कई सारे वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो किसी किताब आधारित नहीं है, बल्कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय की वेबसाइट से मैंने कुछ लिया हुआ है, जिसमें ये देखने की कोशिश की गई है कि देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी के मानक रूप को विकसित करने के लिए जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है उसने कब कब और कैसे कैसे प्रयास किए हैं। तो जब इस वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकार किया गया, उसके बाद कैसे शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी के विकास को ध्यान में रखा। तो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय सन 1960 में स्थापित हुआ। इसके बाद लगातार 1966, 1967, 1983 इन सब वर्षों में उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और कुछ फैक्चुअल जानकारी को भी हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी प्रवक्ता संबंधी परीक्षाएं अभी पीछे हुई थीं उनमें भी केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार वर्णमाला की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है और जो उसका मानक रूप तैयार किया गया है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो मुझे लगा कि किताबें तो हम बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन क्यों ना हम ये देखने की कोशिश करें कि जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय है वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के बारे में क्या सोचता है और क्या क्या प्रयास किया है। तो आप इस लेक्चर के साथ बने रहिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अभी हाल ही में जितने भी प्रवक्ता की परीक्षाएं हुई थी और आगामी यूपी हायर एजुकेशन यूजीसी एनटीए नेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये लेक्चर महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देवनागरी लिपि पर आने से पहले हम थोड़ा सा भाषा के बारे में बातचीत कर लें कि भाषा किसे कहते हैं और उसका क्या महत्व है। देखा जाए तो भाषा मनुष्य समुदाय के मध्य परस्पर विचार विनिमय का सशक्त एवं विश्वसनीय माध्यम है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होने के साथ साथ उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता का जीवंत प्रतीक भी है। तो एक तरीके से हम जब भी भाषा के बारे में बातचीत करते हैं तो प्रायः पुस्तकों में पढ़ते हैं कि भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। और उसको दूसरे शब्दों में कहें तो जब मनुष्य समुदाय आपस में विचार विनिमय करता है तो वह भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण, उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पहचान का भी एक प्रतीक है। अगर कहा जाए कि भाषा के बिना मनुष्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती तो ये बात सही होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए संस्कृत के महान साहित्यकार आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में भाषा के महत्व को स्वीकारते हुए कहा है कि यह संपूर्ण भुवन अंधकारमय हो जाता यदि संसार में शब्द स्वरूप ज्योति अर्थात भाषा का प्रकाश न होता। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आचार्य दंडी ने भाषा के महत्व को स्पष्ट किया है कि अगर भाषा नहीं होता तो ये संपूर्ण जो संसार है वो अंधकार में ही रहता। भाषा के माध्यम से ही देश की संस्कृति, परंपरा से प्राप्त अथाह ज्ञान, विज्ञान एवं गौरवमय इतिहास को जाना जा सकता है। अगर हम भाषा पर बात करते हैं तो उसके साथ ही लिपि पर बात करना भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आज का टॉपिक भी है देवनागरी लिपि, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें भाषा और लिपि दोनों के संबंधों के बारे में भी
जानना जरूरी है। लिपि भाषा की अमूल्य धरोहर को संचित करने, उसकी समुन्नति और उसके व्यवहार क्षेत्र को प्रदर्शित करने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। और लिपि का जो सामान्य अर्थ है उस पर हम बात करें तो जब हम वर्ण या ध्वनि को उच्चारित करते हैं तो वो भाषा कहलाती है, लेकिन जब उसको हम लिख देते हैं तो वो लिपि के अंतर्गत आती है। अगर भारत के विस्तृत भूभाग में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा के व्यवहार क्षेत्र और उसकी जन व्यापकता को देखते हुए ही स्वतंत्रता के पश्चात 14 सितंबर 1949 को देवनागरी में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तो परीक्षा में ये पॉइंट ज़्यादातर पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि या फिर संविधान में जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में है। कई बार अनुच्छेदों की संख्या भी पूछ ली जाती है और ख़ासतौर से 14 सितंबर जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, इससे लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी हिंदी भिन्न भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करने का माध्यम रही। उसने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसको ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने एक बात कही थी और स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए महात्मा गांधी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता समझता है और हिंदी इस दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। तो हमने इस लेक्चर में दो टिप्पणियों या फिर कथनों पर विचार किया। पहला आचार्य दंडी का था और अब दूसरा देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से माना कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे भारत की अधिकतम जनसंख्या उसको जानती है और समझती भी है। वर्तमान में देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, कोंकणी, संथाली, बोडो और नेपाली आदि भाषाओं की भी लिपि है। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा तो लिखी जाती है, इसके अलावा और कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो उसमें संस्कृत है, मराठी है, कोंकणी है, संथाली है, बोडो, नेपाली, ये सब भाषाएं भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और लिपि के रूप में देवनागरी को। राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होने पर हिंदी की लिपि, वर्तनी और अंकों के स्वरूप आदि विषयों में एक रूपता लाने के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विविध स्तरों पर प्रयास किए गए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को स्वीकृति प्रदान की गई, उसके बाद लगातार शिक्षा मंत्रालय इसमें सुधार करने की कोशिश करता रहा है। उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सन 1966 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय ने मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान में रखिए। इसके अनुसार देवनागरी के जो वर्ण एक से अधिक रूपों में लिखे जाते थे, उनके स्थान पर प्रत्येक वर्ण का एक ही मानक रूप निर्धारित किया गया। तो ये पहला प्रयास आप देख रहे हैं कि सीधे 1949 के बाद 1966 में जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक अहम भूमिका निभाई। वैसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च सन 1960 ईस्वी में की गई थी। उसी के अंतर्गत ये सारी बातें हो रही थी। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत होने तथा विभिन्न राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं को प्रतिष्ठा मिल जाने के बाद देवनागरी को देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने के लिए अन्य भारतीय भाषाओं के मानक लिप्यंतरण की आवश्यकता अनुभव की गई। देवनागरी में अन्य भारतीय भाषाओं की जिन विशिष्ट ध्वनियों के लिपि चिन्ह नहीं थे, उनके लिए नए लिपि चिन्हों का निर्धारण किया गया और एक बार फिर से तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय द्वारा सन 1966 ईस्वी में ही परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। तो आपने देखा कि दो मैंने फैक्ट्स बताया। ऊपर एक था कि मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित की गई, फिर बाद में परिवर्धित यानी कि संशोधित रूप में देवनागरी वर्णमाला नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। वर्णमाला के साथ ही हिंदी वर्तनी की विविधता को दूर कर वर्तनी की एक रूपता स्थापित करने का भी तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने प्रयास किया और हिंदी वर्तनी की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए भाषाविदों के साथ
गंभीर विचार विमर्श के पश्चात सन 1967 में हिंदी वर्तनी मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार 2 वर्षों 1966 और 1967 में लगातार शिक्षा मंत्रालय ने मानकीकरण पर जोर दिया। मानक देवनागरी वर्णमाला, परिवर्धित देवनागरी वर्णमाला और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, इन तीनों पुस्तिकाओं के समन्वित रूप को संशोधित और परिवर्धन के साथ केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1960 ईस्वी को हुई थी, उसने सन 1983 ईस्वी में देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी मानकीकरण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इस कार्य में केंद्रीय हिंदी द्वारा भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रति सहयोग से इन विषयों पर सर्वसम्मत निर्णय तक पहुंचने का प्रयास किया। अगर देखा जाए तो वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वैश्वीकरण के इस दौर में भौगोलिक दूरियां संकुचित हो रही हैं, जिस कारण समस्त विश्व ने एक ग्राम का रूप ले लिया है। वैज्ञानिक संसाधनों के नित नए आविष्कारों के साथ ही परस्पर संपर्क स्थापित करने के लिए नित नए माध्यम भी विकसित हो रहे हैं। इस परिदृश्य में विश्व स्तर पर एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जो परिवर्तित होती हुई जीवन शैली के साथ जनमन की भी अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो उसमें जो हिंदी है ये सशक्त रूप में हमारे सामने उपस्थित हो रही है। अपनी संप्रेषण क्षमता के बल पर ही हिंदी आज न केवल विश्व की अन्य भाषाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, बल्कि द्रुत गति से विश्व भाषा बनने की ओर भी अग्रसर है। अगर बात करें हम कि विश्व पटल पर हिंदी की व्यापकता के कारण ही भारत की प्राचीन अथाह ज्ञान विज्ञान संपदा के प्रति विद्वानों का आकर्षण बढ़ा। आज वैदिक साहित्य, ज्ञान विज्ञान और गणित विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध का विषय बन चुका है। यह निर्विवाद है कि हिंदी को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से समुन्नत बनाने में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और उसकी व्यवस्थित ध्वन्यात्मक वर्णमाला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो कई बार एग्जाम में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता से संबंधित प्रश्न आ जाता है और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि यह किस प्रकार की लिपि है। तो ध्वन्यात्मक लिपि है, अक्षरात्मक लिपि भी कहा जा सकता है और वर्णात्मक लिपि, ये तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विगत कुछ समय में हिंदी और देवनागरी लिपि दोनों ही मानकीकरण और परिमार्जन के दौर से गुजरी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर विकास और प्रगति को देखते हुए हिंदी भाषा देवनागरी लिपि तथा वर्तनी के मानकीकरण को संशोधित और परिवर्धित करते रहने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। अगर कंप्यूटर में उपलब्ध विविध सॉफ्टवेयर पर बात करें तो सॉफ्टवेयर और फॉन्ट के कारण कई बार हिंदी भाषा में कार्य करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से यूनिकोड तैयार किया। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यूनिकोड फॉन्ट है वो किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ध्यान में रखिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से यूनिकोड तैयार किया गया। आप कई पाठ्यक्रमों में देखेंगे यूनिकोड से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। खासतौर से जो बच्चे राजभाषा अधिकारी का फॉर्म भरते हैं, जो कई बार यूजीसी एनटीए नेट के माध्यम से भी निकला है और कई बार आईबीपीएस के थ्रू भी उसका एग्ज़ाम होता है, उसमें इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं यूनिकोड इत्यादि से। तो यूनिकोड तैयार किया गया जिसके आधार पर हिंदी के मानव स्वरूप को विकसित करने में सहायता मिली। संविधान के 8वीं अनुसूची में स्वीकृत 22 भारतीय भाषाओं को देवनागरी में लिखा जा सके, इसके लिए निदेशालय द्वारा भाषा विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में परिवर्धित देवनागरी लिपि तैयार की गई, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के लिए विशेषक चिन्ह निर्धारित किए गए। तो ध्यान में रखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें ये कोशिश की गई कि देवनागरी लिपि को सर्वाधिक यूज किया जाए। आगे पता चलेगा कि कितनी भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने का माध्यम ही लिपि है। अगर आपसे कोई पूछे कि लिपि क्या है, तो भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने का माध्यम लिपि है, अर्थात किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, इनमें अधिकतर भाषाओं की अपनी लिपि है। उदाहरण के लिए मैं बोलूँ तो जापानी की जापानी, चीनी भाषा की चीनी लिपि,
अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश आदि यूरोपीय भाषाओं के लिए रोमन लिपि का प्रयोग होता है। भारत में भी अनेक लिपियां प्रचलित रही हैं। यहाँ बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती आदि भाषाओं की अपनी अपनी लिपियां हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रारंभ में देवनागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत भाषा के लिए होता था और आज भी हो रहा है। तो पहले ही मैंने क्लियर किया था कि किन किन भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग हो रहा है। खासतौर से हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, इन सब में इसका प्रयोग होता है। अगर देखा जाए वर्तमान समय में हिंदी भाषा के अतिरिक्त देवनागरी लिपि में मराठी, कोंकणी, नेपाली, डोंगरी आदि कई भाषाएं लिखी जा रही हैं। इनकी कुल जो संख्या है लगभग 12 भाषाएं हैं जो कि देवनागरी में लिखी जा रही हैं। इसका डेटा आपको मिल सकता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर। देवनागरी, बांग्ला, गुजराती आदि लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से माना जाता है, और कई बार तो विकास का क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान में रखें कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इसके अगर प्राचीनतम नमूने की बात करें तो ईसा पूर्व 500 के आसपास में ये प्राप्त होते हैं और 350 ईस्वी तक इसका यही स्वरूप प्रचलित रहा। बाद में इसकी 2 शैलियाँ विकसित हो गईं जिन्हें कि उत्तरी और दक्षिणी शैली कहा जाता है। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ मैं बात करने जा रहा हूँ। आपने देखा कि देवनागरी लिपि की 2 शैलियाँ उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ। यहाँ पर जो उत्तरी और दक्षिणी शैलियाँ हैं ये ब्राह्मी लिपि की हैं। मैंने इसको देवनागरी लिपि बोल दिया था। तो ब्राह्मी लिपि की 2 शैलियाँ विकसित हुई, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ, जबकि दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि लिपियों का विकास हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी उत्तर भारत की भाषाएं रही हैं उनकी जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से विकसित हुई हैं, और जो दक्षिणी भारत है उसकी जो लिपियां रही हैं वो ब्राह्मी लिपि की ही दक्षिणी शैली से विकसित हुई हैं। उत्तरी शैली से विकसित लिपियों में देवनागरी लिपि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसका प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। देवनागरी लिपि निरंतर विकसित होती गई और वर्तमान में एक समृद्ध लिपि के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आंकड़ों पर बात करें तो देवनागरी लिपि में भारत की 12 भाषाएं लिखी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में भी परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है। विद्वानों ने देवनागरी को विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि स्वीकार किया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 122 प्रमुख भाषाएं और 544 अन्य भाषाएं हैं। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट से लिया गया है। इन सभी को कई परिवारों में बांटा गया है। जो मैंने अभी भाषाओं का आंकड़ा दिया, इन सभी को भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती परिवारों में बांटा गया है। और देखते हैं कि भारोपीय यानी कि भारत आर्य परिवार में हिंदी, असमिया, बांग्ला, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भाषाओं को शामिल किया जाता है, जबकि द्रविड़ परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सब भाषाएं हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारोपीय परिवार में यानी कि भारत आर्य परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं और द्रविड़ परिवार में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं। तो नाम से ही समझ में आ रहा है द्रविड़। एक क्रिकेटर का नाम भी राहुल द्रविड़, जो कि वर्तमान में भारत के कोच भी नियुक्त हो गए हैं क्रिकेट टीम में। तो अगर उनके आप जन्म स्थान, उनके बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो तुरंत आप बता देंगे कि द्रविड़ परिवार जो है वो साउथ इंडियन के तरफ जो बोली जाने वाली भाषा है उसके लिए प्रयुक्त होती है। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में मात्र एक भाषा बोली जा रही है, संथाली। तो इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर पूछ लिया जाए कि संथाली किस परिवार में आती है तो वो न आर्य भाषा परिवार में आती है, न द्रविड़ परिवार में, बल्कि ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार में आती है। चीनी तिब्बती परिवार में बोडो, मणिपुरी आदि भाषाएं आती हैं। तो इस तरीके से हमने भाषा परिवारों पर भी चर्चा कर लिया कि कौन कौन सी बोलियां या भाषाएं किस परिवार से संबंधित हैं। अगर बात करें वर्ण के बारे में, वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक होते हैं, और लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्णों के अंतर्गत आते हैं। इन वर्गों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार वर्णमाला क्या होता है।
तो वर्ण जो होता है ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूप होते हैं, जबकि लिपि जो होती है वो भाषा के लिखित रूप का प्रतीक होता है। और इन्हीं का जब हम क्रमबद्ध एक समूह तैयार करते हैं तो वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में सर्वत्र एक रूपता बनाए रखने के लिए शिक्षा मंत्रालय, जो उस जमाने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, उसके अधीनस्थ केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जिसकी स्थापना मैंने बताया था सन 1960 ईस्वी में हुई थी, उसके द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानक रूप निर्धारित किया गया है। अभी डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था तो उसमें इस तरीके के सवाल पूछे गए थे। अमूमन जब हम पढ़ते हैं कि हिंदी में कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है तो 52 संख्या आती है, उसमें स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33 आती है। लेकिन केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट पर आप देखेंगे तो वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वर और 35 व्यंजनों की बात की गई है, जिसमें कि 33+2 के फार्मूले को अपनाया गया है। तो ध्यान में रखिए 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय के थ्रू। अगर हम बात करें हिंदी वर्तनी का मानकीकरण के संदर्भ में तो किसी भी भाषा के सीखने सिखाने में सहायक या बाधक बनने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं। पहला है भाषा का व्याकरण और उसकी लिपि। ठीक है, तो भाषा का व्याकरण और लिपि किसी भी भाषा को समझने में सहायक होते हैं। अगर देखा जाए लिपि का दो पक्ष होते हैं, लिपि के दो पक्ष होते हैं। पहला है सामान्य और विशिष्ट स्वरों के पृथक प्रतीक वर्गों की स्पष्टता, उनका परस्पर स्पष्ट आकार, भेद, लिखावट में सरलता, स्थान लाघव एवं प्रयत्न लाघव। और दूसरा जो पक्ष है वर्तनी, एक ही स्वर को प्रकट करने के लिए विविध रूपी वर्गों का प्रयोग वर्तनी को जटिल बना देता है, इसलिए यह लिपि का एक सामान्य दोष भी माना जाता है। जब देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर बात की जाती है तो उसमें उसके गुण के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है, फिर भी उसमें कुछ न कुछ दोष भी दिखाई पड़ते हैं। तो हर लिपि में एक सामान्य दोष माना जाता है अगर उसको कई तरीके से हम लिखने की कोशिश करें तो। यद्यपि देवनागरी लिपि में यह दोष है लेकिन बहुत कम है, फिर भी उसकी अपनी कुछ विशिष्ट कठिनाइयाँ भी हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने वर्तनी के मानकीकरण के लिए कुछ नियम बनाए। ठीक है, कुछ नियम बनाए उन्होंने। उसमें है कि संयुक्त वर्ण या खड़ी पायु वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप में परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर ही बनाए जाएं, जैसे ख्याति, व्यास, श्लोक, ध्वनि, न्यास, व्यास, त्रयंबक, स्वीकृति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, कुत्ता, पथ्य, डिब्बा, सभ्य, रम्य, यक्षमा। तो आप देख रहे हैं कि खड़ी पाई वाले जो व्यंजन है संयुक्त रूप से परंपरागत तरीके से खड़ी पाई को हटाकर बनाने पर यहाँ पर जोर दिया गया है। अगर अन्य व्यंजनों पर बात करें तो क और फ के हुक के आधे भाग को हटाकर संयुक्ताक्षर बनाया जाए, जैसे संयुक्त। ठीक है, कई बार हम जैसे यहाँ पर संयुक्त ऐसे लिखते हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संयुक्त इस तरह से लिखा गया है जैसे पक्का। ठीक है, तो अगर पुराने लोगों को आप देखेंगे तो ऐसे पक्का लिखा जाता था, दफ्तर। तो इस तरीके से कैसे एक रूप तरीके से शब्दों को लिखा जाए उस पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जोर दिया है। त के एक साथ आने पर स्थान लाघव को देखते हुए उसका परंपरागत रीति से संयुक्त रूप, जैसे महत्व, कई बार आप देखते हैं महत्व लोग ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन इसका सही जो शब्द है वो डबल त है। तत्व में भी जब आप साइंस की किताबें पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा रहता है, लेकिन इसमें भी डबल त होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है मानकीकरण, इस पर केंद्रीय निदेशालय ने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। अंग्य छ, ट, ठ, ड, ढ और ह के संयुक्ताक्षर हल चिन्ह लगाकर बनाए जाएं, जैसे वांग्मय, उच्छ्वास, लट्टू, बुढ़ा चिन्ह। ठीक है, कई बार शुद्ध अशुद्ध शब्द लिखने के लिए भी आते हैं, तो ये आपको जानकारी होगी तो और आप शुद्ध अशुद्ध शब्दों को खोज लेंगे बढ़िया से। ब्रह्मा, लेकिन द के साथ अर्धस्वर य और व आने पर हलंत के स्थान पर संयुक्त व्यंजन बनाने के परंपरागत रूप को प्राथमिकता दी जाए, जैसे विद्या, विद्यालय। ठीक है, विद्यमान, द्विवेदी, द्विधा। जैसे कई बार ना विद्या इस तरीके से लिख दिया जाता है, ठीक, या फिर विद्यालय आपने देखा होगा इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको संयुक्त रूप से लिख दिया गया है। संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे प्रकार, धर्म, राष्ट्र। तो आपने देखा कि र के 3 रूप हैं,
ठीक है, ये क्या है, यथावत रहने की बात कही गई है। स्र का प्रचलित रूप मान्य होगा, श के साथ र के संयोग से श्र बनता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि श्र में कौन कौन वर्ण शामिल है। इसी तरीके से री है, री के जो बनता है जैसे त्र बनता है त और र के संयुक्त रूप से। इसी तरीके से अगर हल चिन्ह युक्त वर्ण बनने वाले संयुक्त अक्षर के साथ आने वाली ह्रस्व ई की मात्रा को शब्द युग्म के पूर्व लगाते हुए पूर्ण व्यंजन तक ले जाए, जैसे कुट्टिम, चिट्ठियाँ, बुद्धिमान, चिन्हित। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान में रखने की जरूरत है। कारक चिन्ह पर सर्ग, हिंदी के कारक चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएं, जैसे राम ने। ठीक है, ये नहीं कि जैसे राम लिखा जा रहा है और ने भी इसमें जुड़ा हुआ, ऐसे नहीं। राम को राम से, राम का सेवा में, ये क्या है, अलग अलग पृथक लिखे जा रहे हैं। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादिक के साथ मिलाकर लिखे जाएं। संज्ञा में क्या बोल रहा है कि अलग लिखना चाहिए, और सर्वनाम में बोला जा रहा है कि इसमें जोड़ कर लिखना चाहिए, जैसे तूने, आपने, तुमसे, उसने, उसको। कई बार हम उसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, अलग अलग लिख देते हैं, लेकिन अब सामान्य रूप से इसको एक में होना चाहिए। ठीक है, सर्वनामों के साथ यदि दो कारक चिन्ह हों तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए, जैसे उसके लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर उसके है और लिए है। इसमें से, तो आप देख रहे हैं दो कारक चिन्ह आ रहे हैं, तो पहले को मिलाकर लिखा जा रहा है और दूसरे को अलग लिखा जा रहा है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखने की जरूरत है। ये मानकीकरण को ध्यान में रखते हुए बातें कही जा रही हैं। सर्वनाम और कारक चिन्ह के बीच ही तक आदि निपात हो तो कारक चिन्ह को पृथक लिखा जाए, जैसे आप ही के लिए। तो आप देख रहे हैं सब अलग अलग लिखे गए हैं। मुझ तक को, ये भी सब क्या है, अलग अलग लिखे गए हैं। पृथक लिखा जाए मतलब अलग अलग लिखा जाए। अगर हम संयुक्त क्रिया पद पर बात करें तो संयुक्त क्रिया पदों में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं, जैसे पढ़ा करता है, पढ़ा करता है, आ सकता है, जाया करता है, खाया करता है, जा सकता है, कर सकता है। तो ये क्या है, सब अलग अलग लिखे जा रहे हैं। अगर योजक चिन्ह की बात करें, जिसको कि हम हाइफन बोलते हैं, तो हाइफन कहाँ कहाँ प्रयुक्त होता है। योजक चिन्ह का विधान स्पष्टता के लिए किया जाता है, स्पष्टता के लिए किया जाता है। कुछ चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इंटरव्यू के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे सवाल इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो स्पष्टता के लिए करते हैं। द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन रखा जाए, जैसे राम लक्ष्मण, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना। जहाँ भी द्वंद्व समास हो वहाँ पर हाइफन रखा जाए। समानता सूचक सा, से, सी आदि से पूर्व हाइफन रखा जाए, जैसे तुम सा। ठीक है, उसके पूर्व क्या है, हाइफन है। चाकू सी। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर भी समानता सूचक शब्द हों और उसमें भी सा से सी लगे हों तो वहाँ पर हाइफन का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, जैसे भूत तत्व। ठीक है, सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे रामराज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या। कठिन संधियों से बचने के लिए भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है, जैसे द्विअक्षर, द्विअर्थ, त्रिअक्षर। ठीक है, तो अब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि जब हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, उसको लिखते हैं, तो कई बार हिंदी में मात्रात्मक त्रुटियां होने लगती हैं। तो कहाँ हो रही हैं, क्योंकि जब तक हमें एक रूपता का पता नहीं रहेगा, मानकीकरण का पता नहीं रहेगा, हम लगातार गलत लिखते रहेंगे। ठीक है, अगर अव्यय पे बात करें तो तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे यहाँ तक। ठीक है, देख रहे हैं अलग है। आपके साथ यहाँ पर क्या है, अलग लिखा हुआ है। आह, ओह, आहा, ए, ही, तो, सो भी, न, जब तक, कब तक, ये सब क्या है, अव्यय हैं। हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ ले, तो ध्यान में रखिए। क्या, श्री, जी, तक, भर, मात्र, साथ, की, किंतु, मगर, लेकिन, चाहे, या, अथवा, तथा आदि अनेक प्रकार के भावों को बोध कराने वाले अव्यय हैं। कुछ अव्ययों के आगे परसर्ग भी आते हैं, जैसे अब से, तब से, यहाँ से, सदा से। इस तरीके के जब शब्द आते हैं तो वहाँ पर क्या है, हाइफन का वो सब क्या है, अलग अलग लिखे जाते हैं। ठीक है, नियम के अनुसार अव्यय
सदा पृथक लिखे जाने चाहिए। जैसे आप ही के लिए, मुझ तक को, आप तक, आपके साथ, गज भर कपड़ा, देश भर, रात भर। इसमें आप देख रहे हैं कि तत्पुरुष समास भी है कई, और अव्ययी भाव समास भी है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर समानार्थक श्री और जी अव्यय भी पृथक लिखे जाएं, जैसे श्री गंगाधर, कन्हैयालाल जी, ठीक। तो जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो उसके पहले श्री लगाते हैं और बाद में जी भी लगाते हैं, तो उसको भी क्या किया जाए, अलग लिखा जाए, ठीक है। समस्त पदों में प्रति, मात्र, यथा आदि अव्यय जोड़कर लिखे जाएं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिशत, मानव मात्र, निमित्त मात्र, यथा समय, यथोचित आदि। और यह सर्वविदित नियम है कि समास होने पर समस्त पद एक माना जाता है, अतः उसे पृथक रूप में न लिखकर एक ही साथ लिखना संगत है, सही है। जैसे 10 रुपये मात्र, मात्र 2 व्यक्ति में पदबंध की रचना है, यहाँ मात्र अलग लिखा जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों में मात्रा आया है, तो इसको क्या किया गया है, अलग अलग लिखने की कोशिश की गई है। अगर अनुस्वार और अनुनासिक की बात करें तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि अनुस्वार क्या है, व्यंजन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि अनुस्वार किसके अंतर्गत आता है, तो ये व्यंजन के अंतर्गत आता है। और अनुनासिक जो है वो स्वर के अंतर्गत आता है, और स्वर का नासिक के अभिलक्षण अनुनासिक के कहलाता है। हिंदी में ये दोनों अर्थभेदक भी हैं, अतः हिंदी में अनुस्वार, आप देखते हैं कि जब शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु दी जाती है तो अनुस्वार। अनुनासिक क्या है कि चंद्र बिंदु जब दिया जाता है तो वो अनुनासिक के अंतर्गत आता है। तो पहले ध्यान में रखिए कि अनुस्वार क्या है, व्यंजन है, और अनुनासिक स्वर है। अगर अनुस्वार की बात करें तो संस्कृत में अनुस्वार का प्रयोग वर्गीय वर्णों य से ह तक से पहले यथावत रहेगा, जैसे संयोग, संरक्षण, संलग्न, अंश, कंस, सिंह। संयुक्त व्यंजन के रूप में जहाँ पंचम वर्ण के बाद सवर्गीय शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो तो एक रूपता के लिए अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पंकज, गंगा, चंचल, मंजूषा, कंठ, संत। जैसे कई बार क्या होता था, जैसे गंगा आपने देखा होगा कि इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन इसको अब एक रूपता देने के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। कई बार आपने देखा होगा चंचल में य का प्रयोग होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। संध्या में भी कई लोग आधा न लिख देते हैं, मंदिर में भी लिख देते हैं। इसी तरीके से अगर हिंदी की बात किया जाए तो कई बार प्रश्न उठता है कि बिंदी रहेगी कि आधा न रहेगा। तो एक रूपता के दृष्टिकोण से क्या है, अनुस्वार का प्रयोग होने लगा है धीरे धीरे। यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे उन्मुख, आदि, वांग्मय, चिन्मय, अन्य, ठीक है। यानी कि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो फिर वहाँ पर अनुस्वार नहीं होता है, बल्कि जो पंचमा अक्षर होता है वो वही जुड़ जाता है। जैसे आप देख रहे हैं म कि पहले न आ गया, उत, उत धनमुख, क्या हो गया, उन्मुख, ठीक है। पंचम वर्ण के वर्ण यदि द्वित रूप में साथ साथ आए तो वह अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा, जैसे अन्न, सम्मेलन, सम्मति, ठीक है। तो कई बार सम्मेलन आदमी लिख देता है ऐसे, लेकिन क्या है वो गलत है, इस तरीके से इसको लिखना है। तो इस तरीके से आपका शुद्ध अशुद्ध शब्द से भी परिचय हो रहा होगा कि कैसे सही शब्द लिखा जाए। संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों के अंत में अनुस्वार का प्रयोग म का सूचक है, जैसे अहम, एवं, शिवम। तो कई बार अहम ऐसे लिखा जाता है, एवं हम देखते हैं कई लोग कंप्लीट लिखते हैं, कई लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं अनुस्वार का प्रयोग करके। अगर अनुनासिक पर बात करें यानी कि चंद्रबिंदु पर बात करें तो हिंदी के शब्दों में उचित ढंग से चंद्रबिंदु का प्रयोग अनिवार्य होगा। अनुनासिक चिन्ह व्यंजन नहीं है, स्वरों का ध्वनि गुण है। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह और नाक से हवा निकलती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो अनुनासिक है उसका उच्चारण स्थान कैसे होता है, उच्चारण कैसे होता है, तो इसमें मुंह और नाक दोनों से क्या है, हवा निकलती है, इसीलिए यहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। चंद्रबिंदु के प्रयोग के बिना प्राय अर्थ में भ्रम की संभावना बनी रहती है, जैसे हंस, हंस, अंगना, अंगना आदि में आप देख रहे हैं कि उच्चारण एक ही टाइप का है, बस लिखने में इसको क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। इसलिए ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए चंद्रबिंदु का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। अब कई बार चाँद ऐसे लिख दिया जाता है और कई बार चाँद को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो लिखने के लिए लिखा जाता है, समझा भी जाता है, लेकिन अगर इसका मानकीकरण ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। यदि विसर्ग की बात करें तो संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे शब्द यदि तत्सम
रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग किया जाए। जैसे दुखानुभूति, ठीक, देख रहे हैं, दुख जब लिखा जाता है तो बीच में कई बार इसको सीधे सीधे भी हम लिख देते हैं। यदि उस शब्द के तत्सम रूप में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे सुख दुख के साथी, ठीक, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है यदि वे तत्सम रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम रूप में, तो क्या है, वहाँ पर विसर्ग होगा। और अगर तद्भव रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप विसर्ग नहीं लगाते हैं तो भी काम चल जाएगा। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है। जैसे पुनः, स्वतः, प्रायः, पूर्णतः, मूलतः, अंततः। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब तत्सम शब्द आए तो उसके अंत में विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अगर हल चिन्ह के बारे में बात करें, हलंत जो लगाया जाता है, कई बार हलंत चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, और ये कहा जाता है कि वहाँ पर क्या है, स्वर का लोप हो जाता है, यानी कि वह व्यंजन विशुद्ध रूप से व्यंजन होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्राक, वाक, सत, भवन, जगत, तेजस, ठीक है, विद्युत। तो कई बार ना कन्फ्यूजन होने लगता है कि कहाँ पर हलंत लगेगा, कहाँ पर हलंत नहीं लगेगा। अगर अवग्रह पर बात करें, संस्कृत में एक यशनुमा आकार होता है अवग्रह, उस पर बात करें तो संधि के कारण विलुप्त हुए अ को प्रदर्शित करने के लिए अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीओ अहम, यहाँ पर सीओ अहम है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। अगर स्वर्ण परिवर्तन पर बात करें तो संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी को ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाए। ऐ और औ का प्रयोग, हिंदी में ऐ का प्रयोग और औ का प्रयोग दो प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले का प्रयोग उच्चारण है और आदि में मूल स्वरों की तरह होता है, जबकि दूसरे का उच्चारण जैसे गया, नया, भया, कौवा आदि जैसे शब्दों में संध्याक्षरों के रूप में आज भी सुरक्षित है। कई बार कन्फ्यूजन होने लगता है कि ये य के पहले ऐ होने से उसका उच्चारण ऐ के रूप में होगा और वह के पहले अ होने का उच्चारण औ के रूप में होगा। दोनों ही प्रकार के उच्चारणों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे भैया, सैयद, तैयार, हवा इत्यादि। इसे दक्षिण भारत में अय्यर, नैयर, रमैया इस तरीके व्यक्ति नामों को मूल भाषा के रूप में लिखा जाए, ठीक है। तो उत्तर भारत में इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है, सैयद, तैयार, हुआ, लेकिन दक्षिण में अय्यर, नैयर, रमैया दूसरे हिसाब से इसका उच्चारण किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इसको मानक रूप दिया जाए। इसी तरीके से अव्वल, कव्वाल, कव्वाली जैसे शब्द प्रचलित हैं, इन्हें लिखने में यथावत रखा जाए, ठीक है। अगर बात करें पूर्वकालिक कृदंत प्रत्यय कर का प्रयोग कहाँ हो रहा है, ठीक है, कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे पाकर, खा पी कर, रोकर, ठीक है, करके और करा करके संयोग में कराके बनेगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं ना, जैसे कि नहाकर, धोकर, खाकर, इस तरीके से। तो कैसे लिखा जाए इस पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय में विचार विमर्श हुआ। अगर वाला प्रत्यय पर बात करें, वाला क्रिया रूपों में करने वाला, आने वाला, बोलने वाला आदि को अलग अलग लिखा जाए, जैसे मैं घर जाने वाला हूँ, ठीक है, जाने वाले लोग। तो जब हम क्रिया रूपों में प्रयुक्त करते हैं तो इसे अलग लिखना है। और देखते हैं कि संज्ञा और विशेषण के योजक के प्रत्यय के रूप में इसको क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है। जैसे हो गया घर वाला, टोपी वाला, दिल वाला, दूध वाला आदि एक शब्द के समान ही लिखे जाएं। वाला जब प्रत्यय के रूप में आएगा तब मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा इसे अलग रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंतर्गत कैसे करने की कोशिश की गई है, जिससे कि हिंदी भाषा में एक रूपता बनी रहे, समानता बनी रहे और उसको लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो क्या क्या महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं उनमें हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स कर ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए